बाजार में इस वक्त जो सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो पॉजिटिव आप बता ही रहे हैं, लेकिन एफआईआईज की सेलिंग का सिलसिला और साथ ही यूएस मार्केट और इन्फ्लेशन सिनेरियोज पर आपका एक आउटलुक जरूर जानना चाहेंगे। इज इट टू अर्ली टू से, क्योंकि महज 3 दिनों से एफआईआईज वापस लौटे हैं, तो वहां पर सेंटिमेंट्स आपके हिसाब से विदेशी संस्थागत निवेशकों को मद्देनजर रखते हुए क्या बन रहे हैं? और साथ ही इन्फ्लेशन कंसर्न्स जो है, देखिए इंटरेस्ट रेट डिसीजन यूएस फेड की तरफ से भी हमने देखे, आने वाले दिनों में क्रेडिट पॉलिसी को लेकर किस तरह के स्टांस बनते दिखेंगे? नहीं, ये आपने काफी अच्छा पॉइंट निकाला है। मैंने जो अभी तक बताया वो डोमेस्टिक फैक्टर्स को लेकर था, जिसकी वजह से बाजार करेक्ट हुआ है। लेकिन जो इंटरनेशनल रिस्क, ग्लोबल रिस्क ट्रम्प के आने से आए हैं, उसको भी एक बार हमें ध्यान में रखना चाहिए। ट्रम्प की पॉलिसीज ऐसी हैं वो चाहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स कट हो, वो चाहते हैं कि टैरिफ्स बढ़ाएं, वो चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन बंद हो, और इनफैक्ट जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम बाहर निकालें अमेरिका से। वो चाहते हैं कि बिजनेसेस को हम डीरेगुलेट करें। हर एक निर्णय, ये जो 4 निर्णय मैंने बताया, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइट। और उसका आप नतीजा देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट फेड काटने के बाद सितंबर में 10 ईयर ट्रेजरी जो यील्ड है या इंटरेस्ट रेट है, वो 3.6 से 4.4 तक गया है। मेरे ख्याल से आज 4.24 या करीबन वहां है, लेकिन 80 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, और एक तरह की मेरे ख्याल से घबराहट है कि ये जो इनके पॉलिसीज हैं ट्रम्प के, वो इन्फ्लेशनरी ना हो जाएं। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो वो रिवर्स इफेक्ट देते हैं पी रेशियोज को। जैसे कि मान लीजिए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो पी को कम होना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो पी को बढ़ना चाहिए। तो जो जो पॉलिसीज ट्रम्प शायद लाएंगे, वो हमें देखना है, Jan 20 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनके जो विचारधारा है, वो मेरे ख्याल से अभी उनके हायरिंग से पता चलती है कि वो इस दिशा में ही जा रहे हैं। सो वो जो अगर ये पॉलिसीज अगर लागू करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा इमर्जिंग मार्केट्स के लिए स्लाइटली नेगेटिव होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। और उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं कि एफआईआई सेल कर रहे हैं और रुपी हमारा डेप्रिशिएट हुआ है। सो ये दो इंडिकेटर्स आपको देते हैं कि ये ट्रेंड अभी भी जारी है। मेरे ख्याल से एक बार का जो एफआईआई का सेलिंग था, बिकॉज ऑफ दिस वो फैक्टर, वो एक बार के लिए खत्म हुआ है अब। लेकिन मार्केट को वो घबराहट जरूर है, और क्या ये मीडियम टर्म रिस्क बन सकते हैं, वो भी एक घबराहट है। लेकिन इसका जवाब हम आज नहीं दे सकते। वो January 20 के बाद जो निर्णय आएंगे और जो ट्रम्प के पॉलिसीज वो बताएंगे, उसके ऊपर मेरे ख्याल से एक बार फिर से हमको सोचना पड़ेगा कि उसके इम्पैक्ट क्या है। राजेश जी, थैंक्स फॉर दैट इन डिटेल फंडामेंटल ग्लोबल व्यू। लेकिन साथ साथ एक कश्मकश रिटेल पार्टिसिपेंट्स को लगातार रहती है जब वॉलेटाइल मार्केट्स में वो एंटर करते हैं, या वॉलेटाइल मार्केट्स में जब पोजीशंस बनाने की कोशिश करते हैं, वेदर लार्ज कैप्स या ब्रॉडर मार्केट्स। हमें हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को आप किस तरह की स्ट्रैटेजी बताएंगे? लार्ज कैप्स के साथ टिके रहें या ब्रॉडर मार्केट से भी पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश होनी चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो जो भारत की एक्चुअल स्टोरी है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रही है। जो ग्रोथ रेट्स ऑफ मिड कैप और स्मॉल कैप्स ज्यादा ज्यादा हैं कंपेयर टू लार्ज कैप्स। अगर आप जो नए नए धंधे जो उभर रहे हैं, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, स्पेशलिटी केमिकल्स, सीडीएमओ, ये सब जो नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, वो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप्स में हैं। सो मेरे ख्याल से ग्रोथ रेट्स, अगर आप टाइम होराइजन को स्ट्रेच करें, तो ग्रोथ रेट्स मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा रहेंगे। लेकिन इसके वैल्यूएशंस भी थोड़े ज्यादा हो गए थे, तो जिसका कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन अगर सो आज की तारीख में शायद लार्ज कैप्स ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, ज्यादा स्थिर भी हैं। बट अगर लंबे समय तक देखें तो मेरे ख्याल से एसआईपी मिड कैप और स्मॉल कैप में करनी चाहिए, बिकॉज वहीं हमारी भारत देश की लंबी स्टोरी